इक्टा अपना लाइव प्रोग्राम शुरू कर रही है, उसमें आपने मुझको जिस तरह से शामिल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वाकई मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रशीद जहाँ पर इक्टा के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ। और इत्तेफाक से आज तस्लीमा नसरीन का भी बर्थडे है, तो रशीद जी जो जो कहना चाहिए कि रशीद जहाँ की तरह निडर, बेबाक और बहादुर लेडी हैं। राकेश जी ने उनका बहुत तफसील से तारुफ करवाया और उनके बारे में बताया। रशीद जहाँ अपने अहद की ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो हम सब के लिए एक ऐसा रोल मॉडल है जिन्होंने अपनी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल किया और ये करके दिखाया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंसानी समाज में और लेखन में किस तरह से काम करना चाहिए। अगर किसी के बारे में, अगर मैं एक दो जुमलों में रशीद जहाँ के बारे में ये कहना पड़े, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम आम तौर से ये बात कहते हैं कि सबके बारे में, लेकिन रशीद जहाँ जैसे लोगों के बारे में ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने अपना तन मन धन सब जो है वो अपनी इंसानी समाज के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए, अपने पार्टी के लिए लगाया। और जबकि कि कहना चाहिए कि वो, मुझे लगता है कभी कभी कि वो पैदाइशी इनकलाबी थे, अगर उनके बारे में ये बात कही जाए। उसकी वजह ये है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर रशीद जहाँ का जो की बायोग्राफी है, अगर हम उसको थोड़ा गौर से देखें और ज़रा उनकी और उनके पेरेंट्स तक जाएं, उनकी बायोग्राफी को देखें, तो हमको मालूम होता है कि रशीद जहाँ के अंदर जो खूबियाँ, जो बेबाकी, जो बेखौफी पैदा हो गई थी, वो बहुत कुछ उनके वालिदैन की थी। उनके वालिद ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे और बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कश्मीर में पूंछ के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने, उनके ख़ानदान ने कश्मीर में एक जगह जो अब भानतनी के नाम से मशहूर है, जानी जाती है, वो पूरा इलाका, वो पूरा मौज़ा रशीद जहाँ के पुरखों ने बसाया था। और रशीद जहाँ के वालिद का नाम पहले ठाकुर दास था, बाद में वो जब पढ़ने के लिए लाहौर आए और उनके एक उस्ताद थे हकीम नूरुद्दीन साहब, उनके साथ रहने के बाद वो उनसे मुतासिर होकर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। लेकिन शुरुआत से उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, या जिसके उन्होंने अपनी जो याददाश्तें लिखी हैं उसमें उन्होंने एक कुछ बहुत अहम बात अपने बचपन की लिखी है कि मैं औरतों पे जुल्म होते हुए देखता था तो मुझको बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने एक बहुत, दो तीन वाक़े लिखे तो बहुत सारे हैं, मैं एक दो वाक़े उनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊं कि किस तरह का हमारा समाजी माहौल था और किस तरह से इन लोगों ने उस समाजी पूरे माहौल से लड़ते हुए अपने आप को इस्टेब्लिश किया। वो कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह के भाई सुजीत सिंह के बारे में मैंने किसी से सुना था, कोई उनकी शाही महल की मेड थी, उनसे एक बार सुना कि जब उनके राजा गुलाब सिंह के बड़े भाई सुजीत सिंह की डेथ हुई तो उनके साथ 22 रानियां सती हुई थी। कहने जब मैंने ये सुना तो ऐसा लगा मुझे, मैं अंदर से खौफ से लरज़ गया कि हमारे समाज में ये मतलब औरतों की हालत है कि उनकी कोई कदर नहीं है। वो कहते हैं कि वो एक से एक बढ़कर खूबसूरत थी। एक दूसरा वाक़या उन्होंने अपनी याददाश्तों में लिखा है। एक बड़े मियाँ थे, उनकी एक लड़की, बड़े घराने में उसकी शादी हुई। लड़की एक दिन घर में अकेली थी, उसको मालूम हुआ कि उसकी मौसी बहुत बीमार हैं और अब तब लगी हुई है, तो वो बेचारी फ़ौरन उनसे उनको देखने के लिए चली गई। काफ़ी थोड़ी दूर पे उनका घर था। जब और वहाँ पहुँच के ख्याल आया कि अगर इस दरमियान अगर मेरा शौहर आ गया और मैं उससे बता के नहीं आई हूँ तो नाराज़ होगा, ये सोच कर वो फ़ौरन वापस आ गई अपने घर पर। इस दरमियान उसका शौहर आ चुका था और उसने उसकी बग़ैर इजाज़त जाने पर उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो मर गई। जब
उस लड़की के बाप ने ये सुना कि लड़की मर गई है, वो आया, रोया पीटा, शिकायत की और कहा चलो अच्छा हुआ शौहर के हाथ से मरी है, उसकी आकबत संवर गई। और फिर उसने दूसरे या तीसरे दिन अपनी छोटी लड़की से उस लड़की आदमी का भी शादी कर दी। तो ये पूरे समाजी माहौल था, ये जो देखा था उन्होंने। वो फिर बाद में लाहौर ये पढ़ने के लिए आ गए और वहाँ उन्होंने सर सैयद को देखा और सर सैयद से वो बहुत मुतासिर हुए और वहीं पर फिर उसके बाद अपने उस्ताद हकीम नूरुद्दीन साहब से ख़त लेकर के वो सैयद के पास 1891 में गए। और 1874 में रशीद जहाँ के पिता जो पहले ठाकुर दास थे, बाद में शेख अब्दुल्ला कहलाए, और शेख अब्दुल्ला का नाम मुस्लिम एजुकेशन की फील्ड में बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि शायद मुस्लिम महिलाओं की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए जो काम शेख अब्दुल्ला ने किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। बुनियाद की ईंट हैं वो। उन्होंने अगर ये काम ना किया होता तो शायद पता नहीं कितने बरस लगते इस मुसलमानों में औरतों की तालीम को राइज होने के लिए। तो वो 1891 में जब अलीगढ़ पहुँचे तो वो बहुत करीब हो गए अपने सर सैयद के, अपने कामों की वजह से, अपनी खुशूसलूबी की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से LLB किया। ये तो थोड़ा सा एक मुख्तसर सा तारुफ जो है वो रशीद जहाँ के फादर का है। और उनकी माँ भी जो पहले वही जहाँ बेगम थी, बाद में बेगम अब्दुल्ला बनी और फिर उसके बाद आला भी कहलाई। मोहब्बत से प्यार से बच्चे उनको जो है वो आला भी कहते हैं। उनका वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। लॉर्ड कर्ज़न की बीवी दिल्ली में एक बार किसी अस्पताल में, जनाना अस्पताल में, उन्हें एक मुआयना करना था, एक जलसा करना था। तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि कुछ लोग जो हैं वो, कुछ बड़े ख़ानदानों की औरतें, पर्दानशीं औरतें भी इसमें आएँ ताकि मैं उनसे बात करूं, मैं उनसे मिलूं। पूरे दिल्ली में कोई ख़ानदान तैयार नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, वो तो अंग्रेज़ औरतों के सामने भी आने को बहुत गुनाह और बहुत ख़राब समझते थे बहुत सारे घराने। ये अब इंतज़ामकारों के लिए बड़ा मसला पैदा हो गया। तो एक नवाब इब्राहिम साहब थे, इब्राहिम मिर्ज़ा, उन्होंने कहा अगर भाई पर्दे का बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है तो हम अपने बच्चों को भेज देते। उनकी 4 लड़कियां थीं, उन्होंने चारों लड़कियों, उनमें से ही एक वही जहाँ थी जो बाद में रशीद जहाँ की माँ बनी। और इन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर बड़ा कारनामा किया। शेख अब्दुल्ला, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि फ्रांसीसी दार्शनिक जो है एपलित टेन और मार्क्स, दोनों समकालीन हैं। दोनों ने इस बात को, पहला के टेन ने एक बात कही है कि रेस, एटमॉस्फेयर और मोमेंट, ये 3 चीज़ें किसी को, शख्सियत को बनाने में, किसी लेखक को बनाने में बड़ा काम करते हैं। लेकिन मार्क्स ने उसकी जगह पे, जाहिर सी बात है रेस तो हम लोगों के लिए नाकाबिल कबूल है कतई तौर पर, नस्ल को मानना किसी की, लेकिन मार्क्स ने उसकी जगह समाज और माहौल को बहुत अहमियत दी है। अगर हम इन दोनों की बात, माहौल एक चीज़ होती है जिससे किसी की शख्सियत की तामीर होने में बहुत अहम रोल अदा होता है। तो मैं इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि सर सैयद ने मुसलमानों के मर्दों की तालीम, लड़कों की तालीम के लिए बड़ा काम किया। लेकिन वो 1896 में उन्होंने तालीम, औरतों की तालीम के लिए तंजीम बनाई। उससे पहले पंजाब में जलसा भी किया, लेकिन वो कभी स्कूल खोलने की, लड़कियों के स्कूल खोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सैयद अब्दुल्ला, जैसे ही सर सैयद 1898 में सर सैयद की डेथ होती है, शेख अब्दुल्ला 1902 से ये काम शुरू कर देते हैं औरतों की तालीम के लिए कि किसी तरह से अलीगढ़ में एक मदरसा हम खोल लें ताकि औरतों की तालीम का भी मामला शुरू हो जाए। बहुत लोग जो शेख अब्दुल्ला के साथ जुड़े थे, सर सैयद के साथ जुड़े थे, मोहसिन मुल्क जैसे लोग जो चाहते थे, वो कहते थे शेख अब्दुल्ला से कि हाँ औरतों की तालीम होनी चाहिए, लेकिन कभी खुल करके उनके साथ आ नहीं पाए, बल्कि लोगों के और समाज के को देखते हुए वो उसकी मुखालफत ही करते रहे। 1903 में जब दिल्ली में, बम्बई में एक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो लोग जुड़ते हैं, जमा होते हैं कई सारे लोग, तब जा कर के जैसे सर आगा और नवाब सुल्तान जहाँ बेगम और कुछ लोग इकट्ठा हुए थे उस
तंजीम में, उसमें एक सबसे अहम लेडी थी अतिया फैज़ी। ये उर्दू में एक बहुत बड़ा नाम है, और दिलचस्प बात इनके लिए ये है कि कहा जाता है कि दो लोग, अल्लामा शिबली नुमानी और डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जो बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, ये दोनों अतिया फैज़ी के इश्क में गिरफ़्तार रहे एक ज़माने में। इन लोगों, और अतिया फैज़ी पहली औरत है मुसलमानों में जो लंदन से पढ़ के आई थी। इन लोगों ने हौसला अफजाई की तो बड़ी मुश्किल से जाकर शेख अब्दुल्ला 1906 में एक मुसलमानों मुस्लिम औरतों के लिए अलीगढ़ में स्कूल कायम कर पाए। और इससे एक साल पहले रशीद जहां की पैदाइश होती है 1905 में। और अब्दुल्ला साहब यहीं भी रुकते हैं। अब्दुल्ला साहब आगे बढ़ते हैं और कोशिश शुरू करते हैं कि किसी तरह से लड़कियों का एक गर्ल्स हॉस्टल भी काबू में आ जाए, बन जाए, और लड़कियां वहां रहने लगें। तो उसके बाद 2011 में एक हॉस्टल खोला जाता है और वो तामीर होती है, और 25 फरवरी 1914 को गर्ल्स हॉस्टल का इफ्तिताह होता है और लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार हो जाता है। मुझे 1914 पे याद आया कि एक बहुत बड़ा हादसा दुनिया में हुआ था, टाइटैनिक डूबा था। तो मुसलमानों की मौलवियों की तंग नज़री का और उनका जो तमाम सब, वो जहाज़ भी जो है 1914 में डूबा, और एक नई तामीर मुसलमान औरतों के लिए और मुसलमान और सबसे शुरू हुई। और शेख अब्दुल्ला, जब ये हॉस्टल खुला तो वहाँ 9 लड़कियाँ दाखिल हुई, जिसमें 3 शेख अब्दुल्ला की लड़कियाँ थी, एक रशीद जहाँ भी थी, 3 उनकी रशीद जहाँ की मौसी की लड़कियाँ थी, और एक उनकी सहेली की लड़की थी, और 9 लड़कियाँ बड़ी मुश्किल से दाखिल हुई। और शेख अब्दुल्ला की बीवी बेगम अब्दुल्ला जो हैं, वो अपना घर बार छोड़कर हॉस्टल में जाकर रहने लगी, ताकि लोगों को लगे कि अब लड़कियों की हिफाजत है। और वो फिर उसके बाद उन्होंने तमाम उम्र उन्होंने हॉस्टल में गुजारी, वहीं सोती थी, वहीं रहती थी। ये एक माहौल था रशीद जहाँ को मिला, जिसने उनकी तरबियत में बहुत बड़ा हिस्सा लिया। उन्होंने एक आज़ाद फ़ज़ा देखी, पढ़ाई लिखाई की, अपने माँ बाप को काम करते हुए तालीम के मैदान में। तो 1900, अब जब उन्होंने 22 तक तो वो अलीगढ़ में रहीं, और वहाँ उन्होंने हाई स्कूल किया, और उसके बाद उनको क्योंकि डॉक्टरी करने का उन्होंने एक मन बना लिया था अपना, तो वो लखनऊ चली गई। आईटी कॉलेज में उन्होंने 22 से 24 तक के वो वहाँ रहीं। यहाँ भी उन्होंने एक नया एक माहौल देखा और एक नई चीज़, और यही पे पहली कहानी अपनी लिखी सलमा के नाम से, जो अंग्रेज़ी में लिखी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से उनका लेखन का रुझान शुरू हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाद में रशीद जहाँ ने सोचा हो, वो आगे उन्होंने कोई तहरीर उनकी अंग्रेज़ी में नहीं मिलती है, तो उन्होंने सोचा होगा कि शायद हम जिस समाज के लिए लिख रहे हैं वो तो अंग्रेज़ी जानता ही नहीं है, तो ऐसे समाज के लिए कहानी लिखी जाए जो उस ज़बान में लिखी जाए जिस ज़बान में वो पढ़ सके, समझ सके। तो उन्होंने बाद में, इससे पहले उनकी कौन सी कहानियाँ लिखी, अब टाइम तो कहीं दर्ज नहीं है सन, लेकिन अंगारे में उनकी जो कहानियाँ, 32 में एक ड्रामा और एक कहानी उनकी, अभी वो कहानी दिल्ली की सैर तो वेदा जी ने पढ़ के सुनाई है। लेकिन जब इंटर करके यहाँ से निकली हैं और दिल्ली गई हैं, और जब उन्होंने जाकर के वहाँ पढ़ना शुरू किया है, दिल्ली लेडी हार्डिंग कॉलेज में MBBS करना शुरू किया है, तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले एक ड्रामे का, लाला रुख ड्रामा है, उसका एक डायरेक्शन किया। और वहाँ बहुत सी उनकी सरगर्मियाँ रही होंगी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें सामने नहीं आई हैं, और ये एक रिसर्च होनी चाहिए इस पर। दूसरी चीज़ के उस ज़माने में एक वाक़या मिलता है जिससे मालूम होता है कि रशीद जहाँ किस तरह से गरीब इंसानों की हमदर्द थी। जब वो 4th ईयर में थी तो एक लड़की, जिसका बाप उसको बहुत परेशान कर रहा था, और उसने बाप के खौफ से आँखों में कोई चीज़ डाल दी, जिसकी वजह से उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और जब उसकी आँखों का इलाज हुआ तो उसको छोड़ करके उसको अस्पताल से निकालने के लिए कहा गया, तो वो
भागती हुई रशीद जहाँ के पास पहुँची, उसने उसको देख लिया था, उनकी बात करने का तरीका, उनका अंदाज, उनका लगाव मरीजों के साथ। तो उसने कहा, उसने बताया कि मेरा बाप बहुत जालिम है और वो मुझको बहुत परेशान करता है, मैं घर, अस्पताल से मैं जाऊंगी तो फिर कहीं चली जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। उसी रात रशीद जहाँ ने उसको डिस्चार्ज कराया हॉस्पिटल से, अलीगढ़ लेके आई, वहाँ उसका दाखिला कराया, हॉस्टल में उसका रहने का इंतज़ाम किया और वापस अलीगढ़ आई। तो रशीद जहाँ का ये मामला जो है वो इससे मालूम होता है कि रशीद जहाँ की एक इंसान दोस्ती मालूम होती है। और उसके बाद वो फिर 29 में वो फारिग हो जाती है MBBS करके, और 29-30 में 31 में वो मुख्तलिफ़ शहरों में मेडिकल ऑफिसर की तरह काम करती हैं। तो सबसे पहला इत्तेफाक से वो मेडिकल ऑफिसर बन के वो कानपुर आती हैं। आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ ये बात थी कि रशीद जहाँ ने सबसे पहले कानपुर में आकर के डफरीन, लेडी डफरीन, यहाँ डफरीन कॉलेज स्कूल हॉस्पिटल में यहाँ पर उन्होंने आकर के ज्वाइन किया। और यहाँ भी एक बड़ा मतलब वाक़या उनके साथ हुआ जो मिलता है कि एक औरत, एक शौहर अपनी बीवी को लेकर आया और उसने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अगर शौहर इतनी, बीवी इतनी कमज़ोर है, अगर इसकी बच्चा हुआ तो ये औरत मर जाएगी। शौहर ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात पर राज़ी हूँ, अगर लड़का होता है तो आप इसकी डिलीवरी कराइए। रशीद जहाँ ने कई बार कहा कि नहीं, ये अगर इसकी डिलीवरी हुई तो औरत मर सकती है, मरी जाएगी, बल्कि उन्होंने ये बात कही। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो दूसरे डॉक्टर, जब उसने देखा कि ये लेडी डॉक्टर मेरी बात नहीं मान रही, तो वो दूसरे डॉक्टर, रशीद जहाँ को इतना गुस्सा आया, वो घर वापस आ गई और इतना गुस्सा उनको आया कि उनको क़य हो गए। ये उनके अंदर एक जो इन वाक़यात से उनका, इनकी जो इंसानी हमदर्दी है उसका पता चलता है। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ शहरों में रहीं, वहाँ पर डॉक्टर के तौर पर काम करती रहीं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनकी ज़िंदगी में जो सबसे अहम मोड़ आता है, अंगारे शाये होती है। अंगारे में 3 लोग शाये होते हैं, सज्जाद ज़हीर हैं, अहमद अली हैं, महमूद ज़फ़र हैं। उसमें अहमद अली तो मारूफ थे कहानीकार के तौर पर उर्दू में, सज्जाद ज़हीर लंदन से आए थे, महमूद ज़फ़र सिर्फ महमूद ज़फ़र भी उसमें शामिल थे। लेकिन जो कहानियाँ जब अंगारे शाई हुई और उस पर जो बवाल हुआ, वो सबसे ज़्यादा उसका बकिया तीनों मर्दों के ऊपर उतना लोगों का एतराज़ नहीं था जितना रशीद जहाँ के ऊपर एतराज़ हुआ। और रशीद जहाँ अंगारे वाली के नाम से उनको मस्जिदों में और बड़े बड़े जलसों में उनके नाक कान काट लेने का ऐलान होता था, उनको नुकसान पहुंचाने का ऐलान होता था, उनको मारने का ऐलान होता था, और उनके घर वालों के ख़िलाफ़। तो ज़ाहिर से रशीद जहाँ के बारे में जिन लोगों ने उनकी थोड़े से बायोग्राफिकल नोट्स लिखे हैं उस ज़माने के, वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल महसूस ही नहीं होता था कि वो कहीं कोई डर रहे हैं, कोई खौफ खा रहे हैं, कोई खौफ खा रही हैं वो। जबकि सिफ्ते हसन ने एक जगह लिखा है कि जब मैं उनके भाई मोहसिन अब्दुल्ला के साथ उनसे मिलने पहुंचा, यहाँ का ये सिफ्ते हसन लिखते हैं कि वो जिस तरह से मैं उनके घर गया, उनके भाई ने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और रशीद जहाँ आई और बेतकल्लुफ़, ये इतना झगड़ा सब समाज में अंगारे वाली के नाम से चल रहा है, और वो बिल्कुल बेखौफी के साथ कहीं से आई और आकर मेज़ पर बैठ गई और मुझसे बात करने लगी। करने मैंने उनको कहा भी कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मामलात चल रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा एहतियात रखनी चाहिए और आपको जो है वो इस तरह से, जिस तरह से आप निकलती हैं, घूमती हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या करूं मैं, बड़ी कहने उन्होंने लिखना बड़ी बेबाकी का, क्या करूं मैं, क्या 4 पहरेदार रखूं? अरे कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब बुज़दिल है, ये सब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस लोग सिर्फ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये वाक़या है कि हम सब देखा कि रशीद जहाँ का कोई कुछ नहीं कर पाया। वो जिस अंदाज़ में, जो तौर उनका था लिखने का, पढ़ने का, बात करने का, काम करने का, वो जारी रहा। और उसके बाद 34 में महमूद ज़फ़र से उनकी शादी होती है, 34 में वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करती हैं। मैं ख़ास तौर से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो पर्दे के पीछे ड्रामा है, वो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसमें जो मौलवी अतीक़ का किरदार है, और जिस तरह से एक औरत
अपने हक के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ हक के लिए नहीं, क्योंकि आप पूरे यूरोप उस ज़माने के पूरे पस मंज़र को आप गौर से देखिए। 1875 के बाद से 1930 तक के जितनी भी यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में तहरीकें चल रही थी, वो औरतों की आज़ादी, औरतों के हक के लिए थी। चाहे उनका प्रॉपर्टी का राइट हो या वोट देने का राइट हो। लेकिन रशीद जहाँ की कहानियों को अगर आप गौर से पढ़ें, उनके ड्रामों को बहुत गौर से पढ़ें, तो उसमें ये नहीं दिखता है कि वो हक़ के लिए लड़ रही थी। उनको लगता था ये तो मेरा हक़ है, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी के लिए और आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। उस ड्रामे में साफ है कि तुम दूसरी शादी तुम्हें करना है, मेरे बाप की जायदाद है ये, तुम अपनी बीवी को लेके कहीं और हो, मेरे घर में नहीं आ सकते। ये बेबाकी समाज को जाहिर सी बात है बहुत बुरी लगी होगी, और उसी के खिलाफ एहतजाज, जाहिर सी बात है वो ये बात कह नहीं सकते कि वो भी ये बात कह रही हैं। तो ये रशीद जहाँ की कहानियों में सबसे बात, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि यूरोप में औरतों की खुदमुख्तारी का ऐलान सिमोन द बोर करती हैं 1949 में, जब वो किताब लिखती हैं अपनी द सेकंड सेक्स। लेकिन यहाँ अंगारे से लेकर के, बल्कि सलमा से लेकर के, क्योंकि सलमा जिस तरह, सलमा कहानी में जिस तरह से लड़का जो है वो, उसका इकबाल, वो दूसरी लड़की को पसंद करने लगता है मंगनी के बाद, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको मैं तुमको बहुत शौहर की तरह खुश रखूँगी। और जिस तरह से सलमा अपने बाप से ये बात जाके कह देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा मंगेतर जो है वो किसी और को पसंद करता है, ये बड़ी बेबाकी की बात थी। इससे पहले हमारे यहाँ बहुत सी लिखने वालियाँ हैं। सुल्तान जहाँ बेगम लिख रही थी, मोहम्मदी बेगम लिख रही थी, नज़र सज्जाद हैदर लिख रही थी, सुगरा हुमायूं मिर्ज़ा लिख रही थी, तैयबा बेगम थी, अतिया बेगम फैज़ी थी। इनकी कहानियों में, इनके मज़ामीन में औरत के बारे में की खुद मुख्तारी और उसकी आज़ादी, बल्कि और खानादारी उमूर के बारे में लिख रही थी। औरत को घर में कैसा रहना चाहिए, घरदारी कैसे करनी चाहिए, किस तरह से शौहर की इताअत करनी चाहिए, इस बारे में। और रशीद जहाँ का ड्रामा औरत मर्द जो है, आप देखिए, एक औरत के ताल्लुक़ से वो साफ, वो उसका किरदार, औरत साफ कहती है कि तुम काम करोगे तो मैं भी काम करूँगी, और तुम्हें भी घर का काम करना है तो मुझको भी घर का काम करना है। और ये जो मुस्तकबिल का इसमें एक चेहरा दिखाई देता है इनकी तहरीरों में, ये बिल्कुल वो मार्क्सिज्म है जिसकी मार्क्स ने तमन्ना की थी कि हम फ्यूचरिस्टिक होकर सोचें। बहुत पहले, बहुत उसी ज़माने में रूस का शायर जो है वो मायाकोव्स्की ये बात कहता है कि उसने अपने लिखी है अपनी एक किताब में, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो बहुत फ्यूचरिस्टिक माना जाता था। उसकी किताब है क्लाउड इन ट्राउज़र। उसमें लिखता है उसने, ओ शरीफ शायरों, आप उसको प्रश्नाकार भी कह सकते हैं, ओ शरीफ शायरों, अगर तुम किताब के सफ़ों, महलों, मोहब्बत और खिलते हुए फूलों से अभी तक नहीं थके हो और यही तुम्हारी तख्लीक़ात हैं, तो ऐसे फ़न पर थूकता हूँ। ऐसा अदब पैदा करने की बजाय मैं कोई दुकान खोलना या स्टॉक एक्सचेंज पर काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा। उन्होंने ख़ास तौर से ये बात कही, उसके बारे में किसी ने कही है कि उसने जैसे ठहरे हुए, मायाकोव्स्की के बारे में, उसने ठहरे हुए तालाब में एक पत्थर फेंका और उसके पानी को हरकत दे दी। रशीद जहाँ का भी वही काम है। हमारे यहाँ जितनी भी तहरीरें उस ज़माने में लिखी जा रही थी, आप उसका बहुत गौर से मुताला कीजिए। रशीद जहाँ के यहाँ जो बेबाकी है, जो उनके यहाँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, वो आपको किसी का नहीं मिलेगी। और यही रशीद जहाँ की बेबाकी, यही बिल्कुल आज़ादी के ताल्लुक़ से उनका, आज़ादी की जद्दोजहद जो वो कर रही थी और जिस तरह से लगातार वो शामिल रहीं। 1932 से 1936 तक इस दुनिया की तारीख़ सब लिखी जा चुकी है, सबको मालूम है कि कितना ख़तरनाक दौर था। 1933 में हिटलर मुंतखब होकर आ गया था, चुनाव जीत कर आ गया था, और उसके बाद जो दुनिया का हश्र हुआ, उसमें जिस तरह से एक औरत लड़ रही है इस समाज के लिए, जाहिर से उसका असर हिंदुस्तान पर भी था और बहुत सारी चीज़ें बिखर रही थी।
बन रही थी, इसी में 1936 में जिस तरह से तरक्की पसंद अंजुमन तरक्की पसंद कायम होती है, उसमें रशीद जहाँ का जो रोल है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत किस तरह से चीज़ों को जोड़ा, उसमें एक बड़ा अहम वाक़या रोशनाई में सज्जाद ज़ही ने लिखा है कि जब हम इस्तक़बालिया कमेटी के लिए, रिसेप्शन कमेटी के लिए मोहम्मद अली रुदौलवी से मिले, वो राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे। अभी उनकी कुछ दिनों पहले 2000 सफ़े का वालूम, दो वालूम शारिर रुदौलवी साहब ने एडिट किया है, उनकी कहानियों का, उनके मज़ामीन का, 4-5 साल पहले। बड़े राइटर्स थे, लेकिन ये सबसे अफसोसनाक बात है कि उन्होंने इस्तक़बालिया कमेटी का जो खुतबा दिया था, प्रेम चंद का खुतबा तो महफूज और आज हम सब के लिए एक वो मशाल है, विशल राह है, लेकिन मोहम्मद चौधरी मोहम्मद रुदौलवी का वो खुतबा जो है वो नहीं मिला, और लोग बताते हैं कि वो खुतबा भी बड़े काम का था। तो उन्होंने जब गए तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, या टाल मटोल करने लगे। और लेकिन जब रशीद जहाँ ने उनसे कहा, जिस अंदाज में कहा, तो उन्होंने न सिर्फ सदर बनने के लिए तैयार हो गए, बल्कि चुपचाप 100 रुपये निकाल कर भी इन लोगों के हाथ पर रख दिए। तो रशीद जहाँ जिस तरह से चीज़ों को अपने फेवर में कर लेती थी, और जिस तरह से वो उनका अंदाज था बिल्कुल निडर, उनका बार बार रोशनाई में इस बात का जिक्र किया सज्जाद ज़हीर ने कि अमृतसर जब हम लोग गए तो उन्होंने किस तरह से फैज़ को, और फैज़ ने भी इसका जिक्र किया है कि रशीद जहाँ या महमूद ज़फ़र की वजह से वो इश्तराकियत की तरफ, कम्युनिज़म की तरफ आए, या फैज़ जिस तरह से ले गए, सबको लाहौर ले गए, और फैज़ का जो एक अंदाज़ था बहुत धीमा सुलझा हुआ, जब ये तैयारी हुई कि भाई चलिए लाहौर चलें, लोगों से मिलें और मैनिफेस्टो पे साइन करानी है, लोगों को तैयार करना है, तो एक नाम तय हुआ मियाँ इफ्तिखारुद्दीन का, जो उस ज़माने में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, उनसे मिलने के लिए। तो रशीद जहाँ ने उनसे पूछा फैज़ से, क्यों भाई लाहौर चलें, तो क्या करें? तो फैज़ ने बड़ा अपने अंदाज में कहा कि जी चलिए चलते हैं, देखते हैं लाहौर क्या होता है, शायद कुछ मामला बन जाए। तो रशीद जहाँ बिल्कुल अपने अंदाज में लिखती हैं, अरे तुम कह रहे हो मामला बन जाए, यहाँ दस्तखत कराने हम लोगों को मैनिफेस्टो पे, वाह भाई वाह, हैं अजीब आदमी हो तुम। तो कहने लगे, सज्जाद ज़हीर ने लिखा है कि हम तो डर गए कि जिस तरह से फैज़ से पहली मुलाकात थी ना, हम उनसे बेतकल्लुफ़ थे, और ये जिस तरह से उन पर चढ़ चढ़ के जो है बात कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो मामला बिगड़ जाए। लेकिन बहरहाल उन लोग लाहौर गए और इफ्तिखारुद्दीन ने उनकी बड़ी मदद की, और वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग उस तंजीम से जुड़ गए वहाँ पर। ये सब रिकॉर्डेड बात है इस पर। और उसके बाद जिस तरह से जलसा हुआ, और उसके बाद से जिस तरह से तमाम चीज़ें रशीद जहाँ ने काम किया, रशीद जहाँ का सबसे बड़ा काम ये है कि मैंने कहा था शुरू में कि उन्होंने तन मन धन से लग गई। उन्होंने पार्टी के लिए ना सिर्फ अपना एक बार जेवर दिया जब पार्टी को पैसे की ज़रूरत थी, बल्कि शादी के वक्त जो है उनको महर उन्होंने नहीं लिया था मेरे ख्याल से, और जब पार्टी को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने महमूद ज़फ़र से कहकर अपने ससुर से अपना महर मांगा, और वो उस पार्टी को दे दिया पूरा। तो ये कारनामा जिस तरह से वो करती थी, और बहुत सारे लोगों ने, कॉमरेड नईम खान ने जो शोले तूर जो एडिट की है उनकी, उसमें उन्होंने जो मजमून लिखा है कि जब ये देहरादून में चिंगारी निकल रहा था, मैं वो एक प्रैक्टिस करती थी और मैं उनसे मिलने गया, तो इतनी तपाक से वो मिली, तो मुझे लगा ही नहीं कि कोई इतनी बड़ी औरत, इतनी बड़ी डॉक्टर, पार्टी की इतनी बड़ी रहनुमा, वो मुझ जैसे एक आम आदमी के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसके रहने सहने का इंतज़ाम कर रही है, उसको देख रही है। और महमूद ज़फ़र के ख़ानदान वाले ताल्लुक़दार और ज़मींदार थे। रशीद जहाँ ने पहले दिन से उनसे कह दिया कि मैं इस सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी। बिल्कुल वो उनका रिसेप्शन हुआ बिल्कुल सादे कपड़ों में। शादी का वाक़या तो बड़ा मज़ेदार है, और ये भी एक वाक़या है, और बहुत सारी हाजरा बेगम ने बताया है कि महमूद ज़फ़र से रशीद जहाँ का कोई पहला इश्क नहीं था। उससे पहले एक बंगाली कॉमरेड थे जिनसे कुछ उनका मामला था, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे शादी नहीं हो पाई उनकी, लेकिन वो इंटर रिलीजन शादी करने को तैयार हो गई थी। और जिस तरह से वो फिर उसके बाद सज्जाद ज़हीर से उन्होंने कहा, सज्जाद ज़हीर ने के साथ कुछ मामला, सज्जाद ने कहा कि भाई देखो, तहरीक तो मेरी पहली बीवी है, अब दूसरी बीवी बनाना मुझे तुम्हें गवारा नहीं है। बहरहाल फिर वो महमूद ज़फ़र से उनकी शादी हुई, और महमूद ज़फ़र ने जिस तरह से निभाया, कैफी आज़मी ने बड़ी उम्दा बात कही है महमूद ज़फ़र के बारे में कि साहब
घर में हम लोग बचपन से महमूद सफ़र के बारे में मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ। बचपन से हम लोग अपने घरों में सुनते थे कि साहब फरिश्ते होते हैं। तो मुझे लगता है कि फरिश्ते जो हैं बिल्कुल महमूद ज़फ़र की तरह होते होंगे, खामोश, नरमगो, हर चीज़ अपने सलीक़े से करते हैं। और ऐसे आदमी के साथ रशीद जहाँ रहती थी और बिल्कुल बेबाकी के साथ उनका अपना, महमूद सफ़र ने कहीं लिखा है कि साहब वो रात में कोई आ जाए, दरवाज़ा खटखटाया, अंधेरी रात है, सर्दी की रात है, बरसात की रात है, वो मरीज़ को देखने के लिए चल दी। और लोग मना करते थे, भाई हम कहने लगे, हम कहते थे नईम खां को ले जाओ भाई, पता नहीं क्या हाल हो, क्या और कौन हो। अरे कहने क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, कौन क्या कर लेगा मेरा। कहने हम लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, वो सुबह आ रही हैं। कहने एक नहीं 20 वाक़यात इस तरह के थे। और जितने निडर थी, बेबाक थी वो, और जिस तरह का उनका अंदाज़ था। एक बार महमूद ज़फ़र जो है अंडरग्राउंड थे, पार्टी पूरी अंडरग्राउंड थी, और एक पुलिस वाला लखनऊ में उनसे वो पूछने आया, ये वाक़या लखनऊ का है या देहरादून का है मुझे याद नहीं ठीक से। और पुलिस वाले ने कहा, इंस्पेक्टर ने आके पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा मैं महमूद ज़फ़र की बीवी हूँ। कहने कहाँ है तुम्हारे शौहर। उनका पता नहीं। कहने तुम बीवी हो, तुमको पता नहीं शौहर कहाँ है। तो कहने लगे अच्छा तुम भी तो किसी की शौहर हो गए। तुम्हें मालूम होता है हर वक्त तुम्हारी बीवी को कि तुम कहाँ हो। तो बेचारा खामोश हो गया, चला गया। तो इस तरह का अंदाज़ था, और जिस तरह से वो ट्रीटमेंट था उनका अपने साथियों के साथ। कैफ़ी आदमी कहते हैं कि जब वो हम लोग मिलने जाते थे, बैठते थे, तो वो हम लोगों को हम लोग की पसंद का खाना खिला देती थी, पैसे दे देती थी, और हम लोग, और बाद में कई कई दिन तक वो सिर्फ दाल पे गुजारा करती थी। डॉक्टर जितनी उनकी कमाई थी वो सब, वो इतना पैसा रखती थी कि ज़िंदगी बस चल सके, दवाखाने का खर्च निकल सके। बाकी वो तमाम लोगों को जिस तरह से को देखती थी, जिस भी ज़रूरतमंद हुआ उसको पैसे दे दिए। और ये चीज़ें उनके अंदर कोई पैराडॉक्स नहीं था, जो उनकी तहरीरों में है वही उनकी बिल्कुल शख्सियत में उनके नज़र आता है उनको। और मुझे लगता है कि अगर वो और ज़िंदा रहती तो शायद बहुत बड़े काम करती। किसी ने लिखा है कि उनका एक नावल का भी प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने, अब उनको वक्त नहीं मिल पाया और वो काम नहीं कर पाई। नावल बहुत ज़्यादा लिख भी नहीं पाई जिस तरह उन्हें लिखना चाहिए था। लेकिन उनके यहाँ जो भी कुछ है उनकी ज़िंदगी में, उनकी तहरीरों में, उनके ड्रामों में, मुझे ख़ास तौर से उनका ड्रामा जो एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी के बजाय वो क्या नाम, ड्रामा का नाम है, शायद पड़ोसी, पड़ोसी ड्रामा जो है वो मुझे बहुत मुतासिर करता है। इसलिए ख़ास तौर से कि वो उसमें उन्होंने जिस तरह से फसादात के ख़िलाफ़ एक औरतों की टीम बनाई है उसमें, और मुख्तलिफ़ शहरों में, उसमें तो कानपुर का जिक्र आया, और दूसरे शहरों में वहाँ जाएंगे और फसाद हो रहे हैं, हम उसको रोकेंगे, हम सामने खड़े हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ का जिक्र है ये कि जहाँ फसाद हो रहे थे, हम सब औरतें जाके जो खड़े हो गए, और मर्दों ने कहा कि नहीं, मर्द तो लड़ते हैं, औरतें जो हैं वो फसाद को रोकती हैं। ये ड्रामा इतना फ्यूचरिस्टिक है। अगर आज इस तरह की औरतों की तंजीमें जिस तरह की खड़ी हो जाएं, और बननी चाहिए, और लोग हो सकता है बन भी जाएं, और जिस अभी लोगों ने देखा जिस तरह से एनआरसी और सीसीए में जिस तरह से औरतें सामने आईं, तो मुझे तो लगता है कि ये रशीद जहाँ का ख्वाब पूरा हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी रशीद जहाँ के बारे में तो मैं समझता हूँ कि इतने वाक़यात उनकी ज़िंदगी के हैं, इतना उनके बारे में जिस तरह लिखा जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि उस तरह से उनके बारे में नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया, मुझे बड़ी हैरत है। मुझे बड़ी हैरत हुई, और मैं इस बात से आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता हूँ कि मैंने दो किताबें देखी, जबकि एक मज़मून इब्राहिम यूसुफ़ का, जो बहुत बड़े ड्रामा निगार हैं और सब वाकिफ़ हैं जो ड्रामे की दुनिया में, ख़ासतौर से राकेश जी से मैं मुखातिब हूँ। और उन्होंने कमर रईस साहब ने और आशूर काज़मी ने एक किताब उर्दू में एडिट की, बहुत ज़ख़ीम तरक्की पसंदी का 50 साला सफ़र। उसमें इब्राहिम यूसुफ़ का मज़मून है एक उर्दू ड्रामा, तरक्की पसंद तहरीक और उर्दू ड्रामा। आपको हैरत होगी कि उस किताब, उस मज़मून में रशीद जहाँ का नाम नहीं है, जबकि उस वहाँ का जिक्र ही शुरू होता है 1932 में, और 1932 में पर्दे के पीछे शाया होता है। ये बड़ी हैरत होती है मुझे कि किस तरह से तीन बड़े लोग, इब्राहिम यूसुफ़, आशूर काज़मी, उसके
मजमून लिखने वाले इब्राहिम यूसुफ हैं, एडिट करने वाले कमर रईस साहब हैं, आशुर काज़मी हैं। और उस ड्रामे में 6 ड्रामे, 8 ड्रामे, जबकि अभी पाकिस्तान में हो रहा है ना, शाह ने 2 साल 2012 में नसर रशीद जहाँ करके एक किताब शाये की है, उसमें उनकी तमाम तहरीरें जो अब तक छपी थी वो शाये हो गई हैं, उसमें शामिल हैं। और ऐसी ही एक JNU में PhD हुई, इफ्ता और उर्दू ड्रामा, उसमें सिर्फ पूरी किताब में एक जगह पर जो रशीद जहाँ इफ्ता की बुनियादी मेंबर थी, इफ्ता को बनाने में जिनका हाथ था, इफ्ता की 7 कॉन्फ्रेंसेज उनकी ज़िंदगी में हुई, और उस किताब में सिर्फ एक ड्रामे का उनके नाम से मंसूब है। वो भी मुझे लगता है कि कुछ गलती है, उसका नाम ड्रामे का दिया है, उन्होंने जोड़ तोड़ और नई पोर, परमेश दास ने 1972 में वो डायरेक्ट किया था। बस इतना जिक्र है उनका इफ्ता उर्दू ड्रामा के हवाले से 100 पेज की किताब में। तो बहुत जाहिर से रशीद जहाँ पर, अब ऐसा नहीं है, रशीद जहाँ पर मुझे लगता है कि कम दिनों में, मैं तो ख़ास तौर से ममनून हूँ इफ्ता का और राकेश जी का, शकील साहब का भी, कि रशीद जहाँ को 6-7 दिनों में मुझे जिस पढ़ने का मौका मिला, संजीदगी से मैंने इतना कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन ख़ास तौर से अभी मैंने पढ़ा है, अभी मैं उनकी और चीज़ों के बारे में गौर कर रहा हूँ, तो रशीद जहाँ के जैसा करेक्टर मुझको अभी तक के पूरी इब्तिदा के ज़माने में, अगर रशीद जहाँ जैसा करेक्टर ही था, रशीद जहाँ जैसा राइटर ही था, जिसने इसमें चुगताई और कुर्रतुल अज़हर जैसा राइटर पैदा किया, उनके यहाँ वो बेबाकी, तो उससे पहले कहीं कोई बेबाकी मुझे नज़र नहीं आती है। और चीज़ों की तरफ अगर हम हवाले से हम चीज़ों को देखें, तो रशीद जहाँ बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी थी अपने ज़माने की, और वो बिल्कुल मार्क्सिज्म की थ्योरी पर, जो भी उसका मंशूर था उस पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। उनके यहाँ कोई बेलाग काम करने वाली थी। और सबसे बड़ी बात, 2-3 चीज़ों वाक़यात मैं उनके ज़रूर कोट करना चाहूँगा, ख़ास तौर से कि वो शायद लोगों को मालूम भी हो, लेकिन हो सकता है कि 2 वाक़े, एक इफ्ता के हवाले से, क्योंकि आज इफ्ता का पहला लाइव है, कि इलाहाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी इफ्ता की, और उसमें एक ड्रामा जादू की कुर्सी दिखाया जा रहा था, जिसमें स्टेज पर फर्राज सहानी और हबीब तनवीर एक्ट कर रहे थे। तो हाजरा बेगम लिखती हैं कि रशीद जहाँ पहले देखा मेरे पास बैठी थी, फिर देखा मैंने थोड़ी पीछे जा के बैठ गई, वो जहाँ मजदूर बैठे हुए थे उनके पास बैठ गई, और थोड़ी देर में देखा तो वो आगे सफ़े में बैठी हुई हैं बिल्कुल। और जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो जाहिर सी बात है कि ड्रामा के ताल्लुक़ से बहुत तारीफ़ें होती रहीं, सब कुछ होता। जब रशीद जहाँ से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बकवास ड्रामा है। लोग हैरत में, क्यों भाई क्यों? इस बात पर उनसे बहुत बल्ला सानी से बड़ी बहस होने लगी। उन्होंने कहा मैं मज़दूरों के साथ जाके बैठी हुई थी, जो व्यंग था ड्रामे में डायलॉग का, वो मज़दूरों की समझ में तो आ ही नहीं रहा था। तो जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ रशीद जहाँ की ज़बान जिस तरह की है वो बहुत अहम है। रशीद जहाँ ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, हमारे यहाँ आम तौर से तरक्की पसंद तहरीरों के बारे में हमारे यहाँ बहुत जो है वो हम पॉजिटिव हो जाते हैं उसके बारे में, या बहुत डिफेंड हो जाते करने लगते हैं। एक साहब में भी बेदार बख्त टोरंटो में रहते हैं, उन्होंने सरदार जाहुरी पर एक मजमून लिखा, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, राइटर लिखने वाले हैं वो। उन्होंने लिखा कि एक बार मैंने सज्जाद ज़हीर से, मैंने उनसे उनके किताब पर दस्तखत लिए खून की लकीर पर। तो उन्होंने जब दस्तखत करने के लिए किताब खोली तो उनका जब इस मिसरों पर नज़र पड़ी, अपने बेटों की बेहयाई पर माएँ हिंदुस्तान की रोती हैं, बेटों के लहू के धब्बों को खून के आंसुओं से धोती हैं। तो उन्हें झुंझला के उन्होंने काट दिया, अरे यार ये मैंने कहा था वक्त पे। मसला ये है कि हमारे यहाँ एक बुनियादी बहुत कमज़ोरी है। मैं हिंदी के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा मैं तो, लेकिन मैं उर्दू के हवाले से ये बात कह सकता हूँ कि हमने कभी कोई उर्दू के हवाले से कोई पोइटिक्स, तरक्की पसंदी शायरी की, अफसानों की, ड्रामों की बनाने की कोशिश ही नहीं की।
क्योंकि जिस तरह से जो कुछ लिखा गया है, एलन वुड्स ने बहुत बड़ी बात कही है तरक्की पसंद तहरीरों के बारे में। आमतौर से मेरे ख्याल से शायद दुनिया भर में ये बातें कही जाती हैं तरक्की पसंद तहरीर के बारे में कि पैगाम गैर वाज़ेह है, नामुकम्मल है, बहुत पुख्तगी नहीं है। तो कहीं वो कहता है कि जुल्म, इस्तेसाल, झूठ, मुनाफ़क़त, खा वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, के ख़िलाफ़ पुरजोश तरीके से आवाज़ उठाना और जुर्रत के ख़िलाफ़ डर जाना ही आर्टिस्ट का फ़र्ज़ है, और बेहतर दुनिया के इम्कानात की तरफ इशारा करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस लहजे में कह रहा है, किस तरह कह रहा है। जाहिर सी बात है, लहजा और तहरीर वही होगी जो आम आदमी को समझ में आएगी, आम आदमी तक उसकी बात पहुँचेगी। ये बात रशीद जहाँ की तहरीरों में उनकी ज़बान को पढ़ते हुए बिल्कुल साफ महसूस की जा सकती है। और इस हवाले से भी कि जब मैंने पहली बार सलमा पढ़ा था उनका, और उसमें ये वजाहत नहीं थी कि ये अंग्रेज़ी में लिखा गया है, ड्रामा अफसाना अंग्रेज़ी में लिखा गया है, तो मुझे लगा कि रशीद जहाँ इतनी कम उम्र में इतनी पुख्ता ज़बान लिख रही हैं, उसके बाद उनकी ज़बान जो है वो बहुत रवा दमा है, लेकिन वो ज़बान नहीं है जो सलमा में है। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो तो बहुत बड़े प्रोफेसर आलिम सरूर ने उसको तर्जुमा किया था। जाहिर सी बात है वो ज़बान उनकी है। तो ये रशीद जहाँ की ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ें हैं जिनको रशीद जहाँ को पढ़ते हुए हमें गौर करना चाहिए। रशीद जहाँ के बारे में और तमाम साथ दुनिया के साथ, या जो हमारी मार्क्सिज्म की का मंशूर है, या उसकी थेरीज़ हैं, या दुनिया उसके साथ उनकी तहरीरों को रख के देखने से हमें सब मालूम होगा कि रशीद जहाँ की तहरीरों में कितनी पुख्तगी थी, कितनी जामियत थी, कितनी वो मुकम्मल थी, और कितने वाज़े थी अपनी अप्रोच में। आज पढ़ते हुए आज लगता है कि पर्दे के पीछे या मर्द औरत कहानी लिख रही हैं 70-80 साल पहले, जब औरतों के बारे में सिर्फ हमें हक़ ही मिल जाए, जब पूरी दुनिया में ये सिर्फ आवाज़ उठ रही थी कि हमें हक़ मिल जाए वोट डालने का, प्रॉपर्टी का, तब रशीद जहाँ खुद मुख्तारी का ऐलान करती नज़र आ रही हैं। इससे बड़ी हमारे रशीद जहाँ हमारी अगर लीडर हैं, हमारी बुज़ुर्ग हैं, हमारे कामरेड हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए सरमाया कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं ये बात कहना, बातें तो बहुत हैं, निकलती चली जाएंगी, लेकिन एक बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, जो रशीद जहाँ ने हाजरा बेगम से कही थी जेल में, और वो हम सब के लिए बड़ी इबरतनाक भी है और बड़ी मतलब सबक आमोज़ भी है। हाजरा बेगम लिखती हैं, वो सारे काम बहुस्न खूबी करती थी, जेल की बात है, मैं भी करती थी, पर मेरे तो बच्चे थे। रशीदा जो जेल में बातचीत है, वो सारे काम बहुस्न खूबी करती थी, मैं भी करती थी, पर मेरे तो बच्चे थे। रशीदा की कोई औलाद न थी। वो अक्सर मुझसे जिक्र करती थी कि वो नहीं चाहती थी कि उनके कोई बच्चा हो, उससे उनका काम की रफ्तार में फ़र्क पड़ सकता था। वो कहा करती थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं डॉक्टरी भी करूं, पार्टी का काम भी करूं, लिखूं पढ़ूं भी, बच्चा भी देखूं, इन तमाम कामों के साथ देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं थी, हम सब जानते हैं कि आखिर उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। ये कितनी बड़ी आप सोच, हम हैरत में पड़ जाते हैं कि साहब एक आदमी इतना डिवोटी हो सकता है। शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी भी शादीशुदा जोड़े की, औरत की, मर्द की होती है उसके बच्चा, और रशीद जहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार थी। ये इन सत्रों ने वाकई मुझे बहुत गमज़दा कर दिया कि हमने रशीद जहाँ के साथ जो सलूक किया वो बहुत अच्छा नहीं था। रशीद जहाँ को जिस तरह से छपना चाहिए था, जिस तरह से उनकी तहरीरों को सब तमाम ज़बानों में पेश किया जाए, मेरा ख्याल से उनकी एक कहानी रूसी में खुदा बगरीमों का भगवान शाये हुई थी, और उनकी कब्र पर जो रूसी नुमाइंदे पहुँचे थे उन्होंने उसी कहानी का जिक्र किया था रशीद जहाँ की कब्र पर, जब वो रूस गई थी। और रूस भी वो इसलिए गई थी, ये भी बड़ी हम सब के लिए हैरत की बात है। उन्होंने कहा लोगों से कि मैं जा रही हूँ इसलिए कि एक तो महमूद ज़फ़र जो है रूस देख लें, दूसरे कि अब मैं बचूंगी नहीं, तो डॉक्टरों ने यहाँ जवाब दे ही दिया है और पूरे जिस्म में कैंसर फैल चुका है। लेकिन मैं चाहती हूँ चलो वहाँ डॉक्टर मेरे जिस्म पे तजुर्बा करके देख, हो सकता है उनको मेरे जिस्म पर इस बीमारी के ताल्लुक से कोई नई बात मालूम हो जाए और आगे इंसानियत के लिए काम आए। ये थी हमारी रशीद जहाँ। हम उनको आज जिस कदर खराज अक़ीदत पेश करें कम नहीं है। मैं ख़ास तौर से आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं राकेश जी का, इफ्टा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने रशीद जहाँ को पर
न सिर्फ एक लाइव किया बल्कि हमको समझने का, मुझको समझने का मौका दिया। और आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि रशीद जहाँ पे कोई कुछ और तहरीरें, कुछ और उनकी तमाम जो बिखरी हुई तहरीरें वो सामने आ जाएं लोगों के, हिंदी उर्दू दोनों में, ताकि उनके बारे में सोचने, उनके पैगाम को आम करने में हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। शुक्रिया।